गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे उत्तराखंड के जो सामान्य अध्ययन चल रहा था उसमें आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक नया सेशन। इसमें हमारा चल रहा था उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया। हमने जैसे गढ़वाल में कुमाऊं में चंद वंश पढ़ा, फिर गढ़वाल का पवार वंश पढ़ा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से कुमाऊं में गोरखा आए, फिर गढ़वाल में गोरखा आए और धीरे धीरे गोरखाओं ने अपना जो शासन चालू किया। तो इसी क्रम में हमने पढ़ा कि जो कुमाऊं में था चंद वंश, कुमाऊं में जो गोरखा प्रशासन हुआ उसका टाइम पीरियड हमने देखा 1790 से 1815 तक। तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कुमाऊं को रेगुलेट किया, कैसे उन्होंने प्रशासन आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने क्या पद सृजित किए। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम आज इसको रिकॉल करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो इस क्रम में अगर हम आज आगे देखें तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कुमाऊं में गोरखा प्रशासन। तो कल का जो हमारा टॉपिक था थोड़ा उस पर रिवीजन करते हैं। तो हमने पढ़ा था कुमाऊं में गोरखा प्रशासन, किस तरीके से कुमाऊं में गोरखाओं ने शासन किया, कैसे उन्होंने क्या किया। तो मैंने बोला था कि कुमाऊं में, जैसे मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एग्जांपल दिया था कि जब वो भारत में आए तो पूरी इंग्लैंड नहीं आए, बल्कि उन्होंने क्या किया, कंपनी भेजी और उस कंपनी में उन्होंने कुछ पदों का सृजन किया। तो जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था, उन्होंने गवर्नर पद किया, फिर उन्होंने गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, फिर उन्होंने वायसराय पद का सृजन किया। तो ऐसे ही जो कुमाऊं में गोरखा प्रशासन हो, उन्होंने क्या किया, सूबा पद का सृजन किया। सूबा जो अधिकारी उनका नियुक्त होता था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था सूबा, और सूबों के अंतर्गत ही कार्य होता था। मतलब जो यहाँ की कुमाऊं की जिसने भी बागडोर संभाली, जो मेन मुखिया था वो, उसका नाम था सूबा। तो कल पढ़ा हमने सूबा पढ़ा। फिर पहला सूबा हमने देखा था सूबा जोगमल शाह, इसके बारे में हमने पढ़ा सूबा जोगमल शाह। तो सुब्बा जोगमल शाह के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि सबसे पहले इसने क्या किया, चंदों के जो 36 प्रकार के टैक्स थे उनको खत्म किया। किसने किया, सुब्बा जोगमल शाह ने। फिर हमने देखा किसने क्या किया, घुरही पिछही नाम के टैक्स लगाए। हमने देखा फिर शुभांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर नाम के दो टैक्स, शुभांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर, शुभांगी दस्तूर व मेजबानी दस्तूर, मेजबानी दस्तूर। तो ये कल हमने देखा, ये दो टैक्स लगाए। दफ्तर के कार्य जो करते थे, जो इनका जो डिपार्टमेंट था दफ्तर के, जो भी लेखा जोखा करता था, उसके लिए ये टैक्स लगाए। तो किसने लगाए, ये सुबह जोगमल शाह ने। फिर उसके बाद हमने देखा था काजी नर शाह को, हमने देखा था काजी नर शाह। इस समय हमने देखा कि जो नगर कोट वाला एरिया था उसमें जो इसके सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, उनके बीच संबंध बनाने, पारिवारिक संबंध बनाने चालू कर दिए। तो हमने देखा कि इस बीच क्या हुआ कि नरशाही को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने जो इन सैनिकों को क्या बोला गया, नगर कोटिया सैनिक बोला गया। तो काजी नरशाही ने क्या किया कि इन सैनिकों की हत्या कर दी, और दिन मंगलवार का था, और सन 1793 की ये बात है, और दिन जो मैंने बोला मंगलवार था, और इसको क्या बोलते हैं, मंगलवार का नरसाई, नरसाही का मंगलवार, और मंगलवार को ये घटना हुई थी। तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने बम शाह चौतरिया देखा, बम शाह चौतरिया। तो बम शाह चौतरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया, ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया। जो हमने एक जजिया कर टैक्स, जजिया कर जो टैक्स था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले शुरू किया था। हमने पढ़ा था जो गैर मुसलमानों पे जो टैक्स था, उसमें भी हमने देखा था कि किसी को छूट मिली थी। जैसे जो विकलांग थे, महिलाएं थी, ब्राह्मण शायद उसमें होंगे नहीं होंगे ये देखना पड़ेगा। तो विकलांग हो गया, कुछ थे, कुछ वर्गों को उसमें छूट मिली थी, किसमें, जो ये वाला टैक्स था। तो इसमें भी क्या हुआ कि पहले ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगता था, तो बम साहब भाई इन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमने आगे देखा। फिर धोंकल सिंह बसन्यात एक हमने देखा, धोंकल सिंह बसन्यात, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसकी हत्या किसने की, ढाकचा सिपाहियों ने इसकी हत्या की। ढाकचा सिपाही, हमने देखा गोरखा प्रशासन में जो सैनिक होते थे, वो सैनिक होते थे दो प्रकार के। एक को बोला जाता था जागरिया, एक को बोला जाता था ढाकरिया, ढाकरिया। तो जो कार्यरत सैनिक होते थे उनको जागचा या जागरिया बोला जाता था, जागचा भी उनको बोला जाता था, जागचा या जागरिया। और जो ये इनको ढाकचा व ढाकरिया, ये सेवानिवृत्त सैनिक होते थे। सेवानिवृत्त जैसे रिटायरमेंट वाले सैनिक होते थे, तो ये वो वाले सैनिक होते थे। कौन, ढाकचा सैनिक। तो हमने पढ़ा धोंकल सिंह बसन्यात जो थे, उसकी हत्या किसने की, उसकी हत्या की ढाकचा सिपाहियों ने। और ढाकचा सिपाही किसे बोलते थे, जो सेवानिवृत्त सैनिक होते थे, ये पढ़ा। फिर इसके बाद हमने देखा एक ऋतुराज के बारे में आता है, ऋतुराज, ऋतुराज थापा। तो ऋतुराज थापा के बारे में हमने ये चीज पढ़ी कि रेबंदी नाम से भूमि बंदोबस्त किया, ऋतुराज थापा।
ऋतुराज थापा। तो ऋतुराज थापा जी ने क्या किया, रेबंदी नाम से एक भूमि बंदोबस्त किया। रेबंदी नाम उसको अगर पूछा जाए कि रेबंदी नाम से भूमि बंदोबस्त किसने किया, तो ऋतुराज थापा ने किया। और इस भाई साहब ने क्या किया कि जो गूढ़ भूमियां दी जाती थी धार्मिक कार्यों के लिए, मंदिरों के लिए, उसको इसने छीन लिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये हमने पढ़ा था कि 1673 में, मैंने ये बात भी बोली थी कि 1673 में बाज बहादुर चंद्र ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को क्या दिया था, गूढ़ भूमि दान में दी थी। तो ये चीजें पढ़ी, किसने ये बंद कर दिया, तो ऋतुराज थापा ने रेबंदी नाम से भूमि बंदोबस्त किया और ये चीजें खत्म कर दी। तो ये था कुमाऊं में गोरखा प्रशासन। जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जो भी मैंने अभी रिवीजन कराया, ये था कुमाऊं में गोरखा प्रशासन। गोरखा प्रशासन कहाँ, कुमाऊं। तो कुमाऊं में हमने देख लिया कि सूबा का पद सृजन किया। अब हम आज की क्लास में चलते हैं। आज हम देखेंगे गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। तो आज हमारा नया टॉपिक है गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। तो आज हम नया टॉपिक हमारा है गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। कल की क्लास में कुमाऊं में हो गया है। तो गढ़वाल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल के साइड भी जो था 1804 में क्या किया, गोरखों ने यहाँ 1804 में गढ़वाल में अधिकार कर लिया था और यहाँ से 1790 में। ये चीजें हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया कि 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, और जिसमें हमारे प्रद्युम्न शाह जी देहरादून में, खुड़बुड़ा जो देहरादून वाला एरिया था, वहां मारे गए थे। और उसके बाद यहाँ क्या हुआ, गोरखों का अधिकार हो गया। तो 1815 तक, 1804 से 1815, यहाँ 1790 से 1815। तो 1804 से 1815 लगभग 10 हम मान के चले, 10 वर्ष हम मान के चले। तो 10 साल और 5 महीने लगभग क्या हुआ, गढ़वाल में गोरखा प्रशासन चला। अगर टाइम पीरियड भी अगर कोई कितने वर्षों तक चला, तो 10 लगभग 10.5 वर्षों तक क्या चला, गढ़वाल में गोरखा प्रशासन चला। अब कुमाऊं में तो हमने देखा सूबा का पद का सृजन किया। तो गढ़वाल में क्या किया इन्होंने, सेनापति बनाए। तो गढ़वाल में जो इन्होंने शासन के लिए बनाए, वो बनाया सेनापति। तो बोला कि गढ़वाल का शासन जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, वो संभालेंगे सेनापति। तो सेनापतियों का क्रम गढ़वाल में आया। तो गढ़वाल में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति आता है, वो आता है कौन, अमर सिंह थापा। तो चलते हैं अमर सिंह थापा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहला जो सेनापति था गढ़वाल का, वो था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। और 1804 का जो युद्ध हुआ था, तो प्रद्युम्न शाह जो 1790 में प्लस 1804 में जब गोरखों ने आक्रमण किया, तो इम्पोर्टेंट ये थे अमर सिंह थापा, फिर हस्तीदल चौतरिया इसके बाद आएंगे। तो वो ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। तो अमर सिंह थापा के बारे में हम देखें तो जो मेन जो 1804 का जो युद्ध हुआ, उसको जीतने में जो मेन हाथ क्या था, अमर सिंह थापा का था। तो अमर सिंह थापा के बारे में बोला जाता है कि इसको क्या हुआ कि काली नदी से जो इसके टाइम पे जो सीमा थी, तो उत्तराखंड का एरिया हो, यहाँ से काली नदी, ये सतलज नदी, ये वाली सतलज नदी, और इधर नेपाल का बॉर्डर बनाती है कौन, हमारी काली नदी। नेपाल के साथ बॉर्डर कौन नदी बनाती है, काली नदी। ये वाली होगी सतलज नदी, ये हम उत्तराखंड माने, यहाँ माने काली नदी। तो ये चीजें हमने देखी कि इसको सतलज नदी से काली नदी के बीच का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित किया गया। तो इसके बारे में बोला जाए, हम जब इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं को जीत लिया, तो उसके बाद बोला जाए कि सतलज नदी से काली नदी के बीच का, काली नदी के बीच का सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। अगर बोला जाए कि सतलज से काली के बीच का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन बना, तो ये बना अमर सिंह थापा। और 1804 से 1815 तक ये इस पद पर रखा। मतलब पूरा जो एरिया था नीचे, तो जो इनके सेनापति थे वो तो काम करते ही थे, पर सर्वोच्च अगर पूरा कमांडर हम माने तो वो कौन था, अमर सिंह थापा था। तो सर्वोच्च जो काली नदी से, काली हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से यहाँ वाला एरिया, और ये काली नदी, तो बीच वाला जो एरिया था पूरा, उसमें कौन था, हमारे अमर सिंह थापा थे। तो काली से सतलज नदी का सर्वोच्च न्यायाधीश किसे बोला गया, तो वो बोला गया अमर सिंह थापा को। तो अमर सिंह थापा के बारे में धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े, तो उन्होंने गढ़वाल को 3 सूबों और 84 परगनों में विभाजित किया। अगर आगे हम देखें तो गढ़वाल को 3 सूबों व 84 परगनों में विभाजित किया। तो विभाजन के बोला होगा कि एक ही एरिया को पूरा एक साथ संभालना थोड़ा कठिन हुआ होगा। तो भाई साहब ने क्या किया कि धीरे धीरे इसका जो
परगनों में विभाजित कर दिया, 3 सूबे और 84 परगनों में क्या किया, गढ़वाल वाले एरिया का विभाजन कर दिया। तो ऐसे ऐसे परगने बना दिए हुए। जैसे हमने 52 गढ़ों के बारे में देखा कि 52 गढ़ थे, छोटे छोटे थे, तो अजयपाल ने एकीकरण किया 52 गढ़ों का और गढ़पति कहलाया। तो वही इसने भी किया कि छोटे छोटे छोटे, अगर छोटी प्रशासनिक इकाई हो, जैसे पंचायती राज वगैरह वगैरह हमने पढ़े हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो संभालने में, शासन को संभालने में क्या होती है, आसानी होती है, दिक्कत नहीं आती है छोटे लेवल पे। वही इसने भी किया, 84 परगनों में बांटा, जिससे से क्या हुआ, शासन को संभालने में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, 1807 में क्या किया, जो गंगोत्री मंदिर था उसका निर्माण भी किसने किया, अमर सिंह थापा ने किया। 1807 में गंगोत्री जो मंदिर हमारा है उत्तरकाशी में, गंगोत्री मंदिर का निर्माण, मंदिर वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो 1807 में क्या किया कि जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया, यह अमर सिंह थापा ने। तो अमर सिंह थापा के जो कार्य आते हैं, इनका तो लंबा टाइम पीरियड है, 1807 से 1815 तक है। फिर ये सिरमौर हिमाचल वाले एरिया में चला जाता है, पूरा एरिया को यही संभालता है फिलहाल। जब 1815 में 14 में अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि तब फिर यहाँ अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो तब तक जो यहाँ प्रशासन संभाल रहा था वो कौन था, अमर सिंह थापा। फिर अमर सिंह थापा के बाद जो आता है, इसका बेटा आता है, और बेटे का नाम इसका क्या था, रणजोर सिंह थापा। तो अब हम चलते, पहला हमने पढ़ लिया अमर सिंह थापा, अब आगे हम चलते हैं रणजोर सिंह थापा पे। तो दूसरा जो हम यहाँ सेनापति मान के चले, तो वो था रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा। तो दूसरा जो इनका सेनापति था रणजोर सिंह थापा था, गढ़वाल में गोरखा शासन। तो ये चीज हमने देखी कि जो अब ये वाला एरिया है, फिर आया यहाँ कौन, रणजोर सिंह थापा। तो रणजोर सिंह थापा ने क्या किया, ये किसका था, अमर सिंह थापा का पुत्र था। अमर सिंह थापा का क्या था, पुत्र था। कौन था पुत्र, रणजोर सिंह थापा। तो उसके बाद अमर सिंह थापा के बाद उसका बेटा यहाँ का सेनापति बना, जिसका नाम था रणजोर सिंह थापा। तो इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि एक जो थे, जो सिख दरबार के एक महंत थे, हरसेवक दास। हरसेवक दास, तो हरसेवक दास पे कुछ इन्होंने आरोप लगाए, और हरसेवक दास जो बोला जाता है कि इनके समय पे क्या था तो जो हरसेवक दास ने इन पे कुछ आरोप लगाया, और ये जो गोरखा प्रशासन था उसमें क्या था, कुछ जो न्याय, जिसपे अगर आरोप लग गया, अगर उसे आरोप से मुक्त होना है, तो इनके कुछ थे, जैसे इनकी कुछ वो थी न्याय, इनकी प्रणाली थी, कैसे ये न्याय देते थे। तो इनकी न्याय प्रणालियों में गोला दीप था, कड़ाई दीप था, गोला दीप, फिर कड़ाई दीप, फिर तराजू दीप, बहुत सारे इनके वो थे। तो इनमें से एक था कौन सा, कड़ाई दीप। तो बोला जाता है कि जो हरसेवक दास जो महंत थे, इनके साथ क्या किया कि इनको कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था। ब्रिटिश, जब हम इन गोरखाओं की क्या पढ़ेंगे, न्याय प्रणाली पढ़ेंगे, कैसे ये न्याय, इनकी जो न्याय प्रणाली थी वो बहुत कठोर थी। माना जाता है कि ऐसी न्याय प्रणाली तो किसी की नहीं थी जैसे किसकी थी, गोरखों की थी। तो अगर हम हरसेवक दास को क्या, कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था, कड़ाई दीप से। तो कड़ाई दीप में क्या होता था कि गर्म तेल की कड़ाई होती थी। जैसे किसी को अपराधी घोषित कर लिया, वो उसको उस पे अपराध अगर बोला गया कि अपराधी, 2 अपराधी हैं, दोनों के बीच लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, चले गए वो किसके पास, गोरखा प्रशासन न्यायाधीश के पास चले गए। सर्वोच्च उस समय क्या था, गढ़वाल में सेनापति था। और इस समय हम अगर हरसेवक दास की बात करें तो इस समय कौन था, रणजोर सिंह थापा था। तो इस समय क्या होता था कि अब सिद्ध करना है, मान के चलो ये सर्वोच्च न्यायाधीश है, जज के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर इसको गुनहगार साबित करना है कि कौन गुनहगार है, उसको पकड़ना है, तो ये कैसे करेगा। तो इसके लिए इन्होंने 3 ये बनाए थे न्याय प्रणाली। तो न्याय प्रणालियों में क्या था, कड़ाई दीप से किसको गुजरना पड़ा, कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा हमारे हरसेवक दास को। तो इसमें क्या होता था कि जिसपे आरोप लगा है, तो उसमें गर्म तेल की कड़ाई होती थी, उसमें हाथ डालना होता था, जैसे खोलता हुआ तेल है उसमें हाथ डालना है। और कैसे कैसे निर्णय निकलेगा कि ये अपराधी है कि नहीं। अगर हाथ नहीं जला तो भाई ये अपराधों से मुक्त हो जाएगा, अगर हाथ जल गया तो ये दोषी। वैसा भी इतनी गर्म तेल में अगर कोई हाथ डालेगा तो श्योर बात है जलेगा ही। अगर तेल में, खोलते हुए तेल में अगर हम हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ही। तो इनका ये अजीब प्रकार का इनका ये न्याय प्रणाली थी कि हाथ अगर नहीं जला तो भाई साहब आप दोषों से मुक्त हो जाएंगे, अगर हाथ जला तो आप अपराधी हो। तो इसी बीच क्या हुआ कि भाई साहब हरसेवक महंत जो थे, ये इनके साथ हुआ कड़ाई दी और इनके हाथ जल गई और इनको क्या दिया गया, दोषी करार दिया गया।
अब इनको दोषी मान दिया गया, अब लग गया इन पे टैक्स। भाई दोषी हो गया तो इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। किसने लगाया? सबसे अत्याचारी शासक अगर हम बोले तो इसी को बोला जाता है अत्याचारी। अगर हम सेनापति बोले तो सबसे अत्याचारी सेनापति कौन माना गया? यही रणजोत सिंह थापा माना गया है। तो रणजोत सिंह थापा ने क्या किया कि इसने कड़ाई द्वीप से किसके? हरसेवक दास को, और हरसेवक दास दोषी माना गया और इन पे लग गया टैक्स। और टैक्स लग गया तो देहरादून में इन्होंने क्या किया कि खेती करना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स था उस समय। तो मेन टैक्स में जो आय का साधन था, मेन जिससे आजीविका चलती थी, सबसे इम्पोर्टेंट था खेती। अब खेती पर इसके जो टैक्स देना था खेती से ही देते थे, और इस समय क्या टैक्स ज्यादा लग गया तो ये दे नहीं पाए। क्या नहीं दे पाए? टैक्स ये नहीं दे पाए। तो इस बीच क्या हुआ कि बोला जाता है कि देहरादून की कृषि पर संकट आ गया, बोला जाता है। देहरादून की हमने देखा कि जो फतेहपति शाह थे उन्होंने भी जो जो सिख दरबार थे, जो हर राय थे, हाँ, तो उसको क्या किया, हर राय नहीं, जो इस समय जो फतेहपति शाह थे उन्होंने क्या किया कि सिखों को क्या दी थी? देहरादून के एरिया दिए थे। फिर प्रदीप शाह भी हमने देखा, खुड़बुड़ा, चामाशाही, फिर धामू वाला, जो पंडितवाड़ी, मियाँ वाला, ये सारी चीजें हमने देखी। इन्होंने क्या दिया? देहरादून वाले ही एरिया में दिया था। किसको दिया था? सिखों को दिया था। तो सिखों को जो इन्होंने दिया था, तो अगर सिखों को इन्होंने दिया तो देहरादून वाले एरिया में थे, देहरादून वाले एरिया में ये खेती करेंगे, तो इनका जो भी मेन एरिया था वो देहरादून वाला ही था। किसका? सिखों का। तो वही जो इनके जो महंत हरसेवक दास थे वो भी यही खेती करते थे, यही कृषि करते थे। जब टैक्स लगा तो वो कृषि कर नहीं पाए। तो बोला जाता है इस समय जो देहरादून की खेती थी, हमने पहले लक्ष्मी चंद शासक के बारे में भी पढ़ा था, चंद्रवंश, हमने देखा था उसने भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। तो समय में लोगों ने घरों की छतों पे खेती करना, सब्जी सुब्जी उगाना शुरू किया था, ये हमने पहले पढ़ा था। तो रणजोत सिंह थापा ने भी यही किया। इसने जब ये हरसेवक दास कड़ाई द्वीप में गुनहगार साबित हो गए तो इन पे टैक्स लगा दिया गया, और बोला जाता है कि इनके समय देहरादून की कृषि संकट में आ गई थी। फिर इसके बाद आ गया हस्तिदल चौतरिया आता है। हस्तिदल चौतरिया। जो तीसरा जो सेनापति था वो कौन था? हस्तिदल चौतरिया। सबसे पहले हमने पढ़ा अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। फिर हमने पढ़ा रणजोत सिंह थापा, रणजोत सिंह थापा। और फिर अब तीसरे थे हस्तिदल चौतरिया। तो रणजोत सिंह थापा के टाइम पे हमने अभी पढ़ा, इसने हरसेवक दास को क्या किया? हरसेवक दास को दोषी करार दिया और उस पर टैक्स लगा दिया। तो इस बीच जब देखा कि देहरादून में कृषि हुई नहीं, कृषि पे संकट आ गया, तो उसके बाद जो हस्तिदल चौतरिया जी आए, इन्होंने क्या किया? हरसेवक दास को मुक्त कर दिया। मतलब हरसेवक दास पर जो आरोप लगे थे, हरसेवक दास पर जो आरोप लगाए थे, किसने? रणजोत सिंह थापा ने लगाए थे। इसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। मतलब इनको आजाद कर दिया। बोला कि जो भी इनके आरोप लगे थे उनसे इनको बरी कर दिया, और इनको जो टैक्स था वो माफ कर दिया। और तो बोला जाता है कि किसानों के लिए क्या क्या तकावी ऋण इन्होंने दिया। किसानों के लिए तकावी ऋण दिया, तकावी ऋण। ये हमने मुगल काल में भी तकावी ऋण की चर्चा होती है। तो तकावी ऋण किसानों की मदद के लिए दिया जाता है, जिससे वो खेती कर सके, अपनी खाद वगैरह वगैरह, उन्नत बीज का बीज खरीद सकें, जो भी खेती के जो भी कार्य होते हैं उनके लिए इन्होंने तकावी ऋण, एक शब्द आता है कृषि कार्यों के लिए, तकावी ऋण। ये तकावी ऋण किसने दिया? तकावी ऋण जो दिया, हस्तिदल चौतरिया ने दिया। तो इन्होंने हरसेवक दास को मुक्त कर दिया। हरसेवक दास जब मुक्त हो गए तो इन्होंने दोबारा से कृषि करना चालू किया, और बोला जाता है कि इनके टाइम पे देहरादून की जो जमीन थी वो फिर से हरी भरी होगी। अब तकावी ऋण भी मिल गया, अग्रिम ऋण, जो जिससे वो खेती कर सके, खेती में उन्नत बीजों को कर सके, उन्नत जो जो औजार होते हैं वो होते हैं ट्रैक्टर वगैरह वगैरह, जो भी कृषि के लिए जो भी आधुनिक उपकरण चाहिए, अगर उनको ऋण मिल गया तो उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि हस्तिदल चौतरिया के समय में देहरादून की खेती फिर से क्या होगी? हरी भरी होगी। तो अगर ये चीज पूछा जाए कि देहरादून की खेती पर संकट किसके टाइम पर आया, तो संकट भाई साहब आया रणजोत सिंह थापा के टाइम पे। अगर प्रश्न कभी इतना डीप पूछा है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पर क्या भरोसा अगर कभी पूछा जाए, तो गोरखा प्रशासन उतना ज्यादा तो है नहीं। तो इम्पोर्टेंट अगर है कि पूछा जाए कि देहरादून की कृषि पर संकट या देहरादून की कृषि खतरे में किसके टाइम पर आए, तो आए रणजोत सिंह थापा के टाइम में। मतलब हरसेवक दास का जिक्र तो होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये पूछा जाएगा संकट, और पूछा जाएगा कि किसके समय पे देहरादून की खेती जो थी वो फिर से हरी भरी होगी, तो वो किसके टाइम पर हुई? वो हुई इससे हस्तिदल चौतरिया के टाइम पे। तो पहले अमर सिंह थापा के बारे में हमने पढ़ा, फिर रणजोत सिंह थापा, फिर हस्तिदल चौतरिया के बारे में पढ़ा। तो हस्तिदल चौतरिया के बारे में ये चीजें आती हैं। इसके बाद जो हस्तिदल चौतरिया के टाइम पर एक बात आती है कि जो हरिद्वार वाला एरिया था, हरिद्वार का एरिया जो था, यहाँ क्या दासों को खरीदा बेचा जाता था।
दासों की बिक्री होती थी। बिक्री मतलब जो भी दास है इनको खरीद लिया जाता था। हरिद्वार वाला भीमगोड़ा वाला जो एरिया है, बोला जाता है कि हस्तिदर चौतरे के समय क्या था कि दासों का बिक्री का केंद्र, पूछा भी यह एग्जाम में कि दासों की बिक्री का केंद्र किसे बोला गया, दासों की बिक्री का केंद्र। तो दासों की बिक्री का जो केंद्र, यहाँ क्या होता है, दास जैसे मार्केट लगे, सब्जी मंडी, जैसे हम संडे मार्केट पढ़ते हैं, देहरादून में हमारा संडे मार्केट जो चलता है, मैंने उसमें क्या था, सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ क्या लगता है, लोगों की जो दास होते थे, दासों का बाजार लगता था। किसी को भी दास खरीद रहे हैं जैसे अपने घर के कार्य के लिए, तो परमानेंट खरीद, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा था कि जो गुलाम थे, इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, तो इनको भी खरीदा जाता था कि जैसे बाजार लगता था तो वहां से खरीद, जैसे इल्तुतमिश को खरीदा था, ऐबक को खरीदा था, तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, तो हमने देखा था कि इनको खरीदा जाता था। तो इस समय भी जो हस्तिदल चौधरी के टाइम पे क्या था कि दासों की बिक्री का केंद्र बन गया था हरिद्वार। यहाँ बोलियां लगती थी और दासों को खरीदा जाता था। तो हस्तिदल चौधरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें दो क्या है कि हर सेवक दास को आरोपों से मुक्त किया। किसने किया? दासों, ये आरोपों से मुक्त हर सेवक दास को हस्तिदल चौधरी ने। फिर उसके बाद दासों की बिक्री का केंद्र, दास खरीदे बेचे किसके टाइम पे जाते थे? तो हस्तिदल चौधरी के टाइम पे। और ये प्रश्न पूछा भी है कि दासों की बिक्री का केंद्र कौन था? हरिद्वार वाला एरिया था। तो हस्तिदल चौधरी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने देखी। और हस्तिदल चौधरी के बाद जो अगला आता है वो आता है भैरव थापा। इंपॉर्टेंट तो है नहीं पर थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। भैरव थापा, भैरव थापा तो उतना कुछ इनके बारे में है नहीं, बस इनके टाइम पे एक जिक्र आता है कि मोलाराम, इन्होंने क्या किया, मोलाराम की जो जागीरें थी वो छीन ली। मोलाराम की जागीरें छीन ली, मतलब जो जागीर दी जाती थी, जैसे मोलाराम, हमने पढ़ा कि गढ़वाल में जो महान चित्रकार थे वो कौन थे? मोलाराम। हमने देखा था कि जो थे रामदास, फिर हरदास, फिर मंगत राम का बेटा था मोलाराम, ये हमने पढ़ा था। तो पढ़ेंगे इसके बाद हम जो चित्रकला पे संस्कृति वाला टॉपिक आएगा तो उसमें हम देखेंगे। तो मोलाराम की जो जागीरें छीनी थी वो किसने छीनी थी? भैरव थापा ने। जो जागीरें खुश होकर राजा रानी का चित्र बना दिया, तो वो जैसे इम्पोर्टेंट कोई चित्र बना दिया राजा रानी का, तो वो ये क्या देते थे, उनको इनाम देते थे। तो इनाम में क्या देंगे? वो पैसे उतने अगर नहीं हो तो जागीरें दे देंगे, ये भूमि वाला एरिया दे देगा, ये पद दे देंगे, वो दे देंगे, वही करेंगे। तो इस बीच में क्या हुआ कि इससे जो जागीरें मिली थी तो भैरव थापा ने क्या किया, वो जागीरें छीन ली। और फिर ये गई नेपाल सरकार, नेपाल दरबार में ये गई। और नेपाल दरबार में इन्होंने जब बोला कि अपील किया, भाई साहब मेरी जागीरें छीन ली गई है, तो नेपाल दरबार से अपील करने के बाद फिर क्या की, इनकी जागीरें इनको वापस करी गई। नेपाल दरबार ये गई तो वहां इन्होंने फरियाद की कि मेरी जागीरें क्या हुई, छीन ली गई है। तो फिर इन्हें जागीरें क्या मिली? वापस मिल गई। जागीरें वापस मिल गई। किसे मिल गई? मोलाराम को। तो भैरव थापा के तो भैरव थापा के बारे में ये बातें आती है। एक रण बहादुर चंद्रिका है, रण बहादुर चंद्रिका, जो हमने दूसरा सूबा पढ़ा था। तो दूसरा सूबा जो था हमारा रण बहादुर था। तो जो हस्तिदल चौधरी थे, जो रण बहादुर चंद्रिका लिखी मोलाराम ने, ये प्रश्न भी पूछा गया है शायद। तो मोलाराम ने क्या लिखी? रण बहादुर चंद्रिका लिखी, रण बहादुर चंद्रिका। तो रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखी? मोलाराम ने। और ये पूर्ण किसके टाइम पे हुई? हस्तिदल चौतरिया के टाइम पे ये पूरी हुई, हस्तिदल चौतरिया। तो अगर पूछा जाए कि रण बहादुर चंद्रिका किसने लिखी? मोलाराम ने लिखी। और ये पूरी मतलब पूर्ण किसके काल पे हुई? तो हस्तिदल चौतरिया के काल पे हुई। तो मोलाराम इनके बीच फेमस थे, ये काफी कार्यरत। बोला जैसे मैंने बोला कि भैरव थापा ने क्या किया, इनकी जागीरें अच्छी लगी, क्योंकि राजा जो थे इनसे इतना खुश होते थे कि मतलब बेमतलब की बहुत ज्यादा जागीरें, बहुत ज्यादा पैसा दे देते थे। किसको? मोलाराम। क्योंकि अपनी सदी के सबसे महान चित्रकारों में अगर कोई आता है। इसके बाद बैरिस्टर मुकुंद लाल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया कि जो इनके जो भी चित्र थे उनको क्या किया, दुनिया की नजरों में लाया। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, जो भी इनके बारे में पुस्तकें वो हम आगे पढ़ेंगे। तो भैरव थापा के बाद अगर जो आते हैं तो उनका अगला था काजी भंडारी, काजी बहादुर भंडारी। जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस थोड़ा नाम याद रख लो, काजी बहादुर भंडारी। इन्होंने कुछ स्पेशल काम आता नहीं है, बस इन्होंने क्या किया कि जैसे अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि मोलाराम की जागीरें भैरव थापा ने क्या कर दी,
पहले छीन ली थी, फिर वो नेपाल दरबार में गए, फिर उन्हें जागीरें दोबारा मिल गई। ये किसके, भैरव थापा के टाइम पे ये हुआ। फिर इसके बाद जब क्या हुआ कि काजी बहादुर भंडारी आए, इन्होंने पूर्ण रूप से क्या किया, पूर्ण रूप से मोलाराम की जागीरों को खत्म कर दिया। जो मोलाराम को जागीरें मिली थी, अगर मोलाराम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, काजी बहादुर भंडारी, भैरव थापा, इनके ऊपर क्या पता कभी मोलाराम के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि महान चित्रकार थे, पूछ लिया जाए कि मोलाराम की जो जागीरें थी पूर्ण रूप से खत्म किसने की, पूर्ण रूप से किसने छीनी, तो पूर्ण रूप से छीनी काजी बहादुर भंडारी, काजी बहादुर भंडारी। तो पूर्ण रूप से जो छीनी मोलाराम की जागीरें वो काजी बहादुर भंडारी ने छीनी। तो ज्यादा कुछ इनके बारे में। इसके बाद परमाराम आते हैं, और लास्ट जो एक ये सैनिक माना जाता है, इसके बाद परमाराम और तुलाराम, परमाराम व तुलाराम। तो गढ़वाल में जो गोरखा प्रशासन हमने देखा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, थोड़ा अमर सिंह थापा, फिर उसके बाद थोड़ा रणजोर सिंह थापा थे, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे हमने पढ़ा फिर हस्तिदल चौतरिया। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट यही 2-3 लोग हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले जो हमने देखा कुमाऊं में गोरखा प्रशासन हमने देख लिया। फिर गढ़वाल में हम गोरखा प्रशासन जो हमने धीरे धीरे पढ़ा, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, अमर सिंह थापा के बारे में। तो अमर सिंह थापा के बारे में हमने देखा कि काली सतलज से काली के बीच का क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायाधीश किसे घोषित किया गया, सतलज से काली के बीच का, वो किया गया अमर सिंह थापा को। ज्यादा कुछ अमर सिंह थापा के बारे में है नहीं, अमर सिंह थापा हो गया, और हस्तिदल चौतरिया, रण बहादुर, इन दोनों के बारे में भी यही इंपॉर्टेंट है। तो पहले अमर सिंह थापा, सतलज से काली नदी के बीच का सर्वोच्च न्यायाधीश किसको किया गया, अमर सिंह थापा को। तो अमर सिंह थापा के बारे में यही, फिर 1807 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया, अमर सिंह थापा ने किया। इसके बारे में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। फिर अमर सिंह थापा के बाद इसी का बेटा आया, इसका बेटा जो आया कौन आया, रणजोर सिंह थापा। तो रणजोर सिंह थापा के बारे में पढ़ा कि ये अत्याचारी शासक था, अत्याचारी सेनापति था, इसने अत्याचार किया। और हरसेवक दास जो महंत थे, किसके, सिखों के महंत थे, उस पर क्या किया इसने, कड़ाई द्वीप से इनको गुजरना पड़ा, इन पे आरोप लगे, फिर इसके बाद इन पे ज्यादा टैक्स लग गया, और जिसके कारण इन्होंने क्या किया, खेती करना बंद कर दिया। गोरखों की न्याय प्रणाली में है गोलादीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप, ये हम पढ़ेंगे जब इनका प्रशासन आएगा, न्याय प्रणाली आएगी तो उसमें पढ़ेंगे। तो कड़ाई द्वीप से हमने देखा हरसेवक दास को गुजरना पड़ा, इनको दोषी करार दिया गया। जब इनको दोषी करार दिया गया तो इन पे टैक्स लगा, फिर उन्होंने देहरादून में खेती करना बंद कर दिया। फिर इसके बाद हस्तिदल चौधरी आए, और हस्तिदल चौधरी ने क्या किया कि जो हरसेवक दास थे उनको आरोपों से मुक्त कर दिया, और तकाबी ऋण दिया, किसानों के लिए तकाबी ऋण आता है, तो तकाबी ऋण दिया, जिससे उन्होंने क्या किया, फिर से खेती शुरू की, और इनके समय में देहरादून की जो खेती थी वो फिर से हरी भरी होगी। तो ये चीज हमने पढ़ी। फिर इसके बाद हमने हस्तिदल चौतरिया के बारे में देख लिया। फिर हम आगे देखें तो कुछ तो है नहीं हस्तिदल चौतरिया के बारे में, ये चीज आती है कि दासों की बिक्री का केंद्र कौन था, हरिद्वार था, और इस समय दासों की जो खरीद फरोख्त होती थी वो हरिद्वार वाले एरिया में होती थी। तो ज्यादा कुछ था नहीं। फिर थोड़ा सा भैरव थापा के बारे में था, और हल्का किसके बारे में था, काजी बहादुर। भैरव थापा के बारे में हमने यही पढ़ा कि मोलाराम को इसने क्या किया, जागीरें छीन ली। फिर मोलाराम कहाँ गए, नेपाल सरकार के पास गए, और थोड़ा सा इनकी जो जागीरें थी वो उन्होंने लौटा दी। फिर उसके बाद बहादुर भंडारी जी आए, काजी बहादुर, उन्होंने पूर्ण रूप से मोलाराम की क्या किया, जागीरें जब्त कर ली। फिर उसके बाद परमाराम आए, फिर तुलाराम आए। तो कुमाऊं का चंद्रवंश देखा, फिर चंद्रवंश में उसके बाद गोरखा प्रशासन देखा, फिर गढ़वाल में हमने पवार वंश देखा, और गढ़वाल का गोरखा प्रशासन देखा। तो उत्तराखंड में जो गोरखा प्रशासन था वो हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद 1815 वाला 1790 से 1815 तक का एरिया हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज। अब जो सबसे बड़ी शक्ति जो देश में चल रही है वो ब्रिटिश चल रही है। अब इसके बाद हम उत्तराखंड में क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश प्रशासन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।